गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रबंधन क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। बच्चों, प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की संस्था में प्रबंधन का होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, लाभकारी संस्था हो या गैर लाभकारी संस्था हो, सामाजिक संस्था हो या कोई धार्मिक संस्था ही क्यों ना हो, सभी के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने परिवार को ही देखें तो हम हर दिन मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रबंध करते हैं किस तरह से कि मुझे अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, तो मुझे इतना प्रतिशत मार्क्स लाना है। इस तरह आपने अपना टारगेट सेट कर लिया और उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते हैं। आप अपने सभी विषयों के लिए समय का बंटवारा करते हैं और सभी विषयों को समय पर पढ़ते हैं और मेहनत करने के बाद आपका रिजल्ट भी अच्छा होता है। इसी तरह हम मान लेते हैं कि सुरेश आपके पापा एक फैमिली पिकनिक प्लान करते हैं, तो वो क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले वो प्लानिंग करेंगे कि पिकनिक के लिए कहाँ जाना है, कौन-कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, खाने में क्या बनेगा। फिर वे सभी सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं। अगर अधिक लोग हैं तो कुक का अपॉइंटमेंट भी करते हैं और फिर पिकनिक के दिन आप पिकनिक जाते हैं। सभी को डायरेक्शन दिया जाता है कि क्या-क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सब होने के बाद शाम में पिकनिक खत्म होने पर आप घर वापस आते हैं और आपके पापा ये भी पता करते हैं कि आपका पिकनिक कैसा रहा, आपने एंजॉय किया या नहीं। आपके पिताजी ने ये जो सारा काम किया, इसी को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने पिकनिक का बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट किया। अब हम आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर। इसी प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें आउटपुट कितना चाहिए, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए और इसके बाद उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग, नियोजन करते हैं। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा, कहाँ काम होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हम पहले प्लान करते हैं, नियोजन करते हैं। फिर अपने टारगेट के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, संगठन बनाते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। जैसे एक कंपनी में सबसे ऊपर सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, उनके नीचे जनरल मैनेजर्स काम करते हैं, उनके नीचे सीनियर मैनेजर्स होते हैं और फिर उनके नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं और प्रत्येक सुपरवाइजर्स के नीचे बहुत सारे कर्मचारी, वर्कर्स काम करते हैं। बड़े-बड़े संगठनों में अलग-अलग विभाग भी बनाए जाते हैं। अब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद उन पदों को नियुक्तिकरण के द्वारा, स्टाफिंग के द्वारा भरा जाता है। नियुक्तिकरण के बाद नियुक्त किए गए लोगों को, कर्मचारियों को डायरेक्शन दिया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे करना है। वे अच्छे से काम करते हैं और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अंत में प्रबंधक, मैनेजर्स ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो टारगेट, उद्देश्य सेट किया था, उसे उन्होंने प्राप्त किया या नहीं। अगर नहीं, तो कहाँ कमी रह गई, उसका क्या कारण है। इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग और फिर से नियोजन का काम आरंभ हो जाता है। इस प्रकार प्रबंधन की प्रक्रिया चलते रहती है। अब हम प्रबंधन की परिभाषा पढ़ेंगे। According to Harold Kunz, management is the art of getting things done through and with formally organized groups. हैरोल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है।
According to F.W. Taylor, management is the art of knowing what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना कि वह इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करे। बच्चों, प्रबंध के संदर्भ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इफेक्टिव प्रभावपूर्णता और एफिशिएंसी कुशलता। वैसे तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी एक ही जैसा प्रतीत होता है, समान प्रतीत होता है, परंतु इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इफेक्टिव का अर्थ होता है प्रभावपूर्णता, उसका अर्थ होता है कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम, कार्य को समय पर पूरा करना। और एफिशिएंसी कुशलता का अर्थ होता है कंप्लीटिंग अ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट, कार्य को न्यूनतम लागत पर पूरा करना। प्रबंध के लिए ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य को समय पर और न्यूनतम लागत पर पूरा करने पर ही किसी भी व्यावसायिक संगठन को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध में पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये सारी चीजें करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक अर्थात प्रबंध हमें सभी तरह के संगठनों में देखने को मिलता है। छोटी, बड़ी, लाभकारी, गैर लाभकारी सारी संस्थाओं में हमें प्रबंध देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध के मुख्यतः 3 आयाम है। सबसे पहले काम का प्रबंध। प्रत्येक संगठन कुछ ना कुछ काम करने के लिए स्थापित किया गया है। जैसे अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है, कारखाने में उत्पादन किया जाता है, विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी संगठन में अपना काम ठीक से कर पाए, इसलिए प्रबंध बहुत ही आवश्यक होता है। यह प्रबंध के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन अपना काम सुचारू रूप से करे। दूसरा आयाम है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध। जो भी काम होगा वो किनके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा, जो वहां काम कर रहे हैं उनके द्वारा। और प्रबंध उन लोगों का, कर्मचारियों का भी प्रबंध करते हैं ताकि काम को सही तरीके से और समय पर किया जा सके। प्रबंध का तीसरा आयाम है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, परिचालन का प्रबंध। जो भी काम होंगे उनका कैसे कैसे बंटवारा होगा। संगठन में बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे उत्पादन, क्रय, विक्रय, वित्त या फाइनेंस, अकाउंट्स देखना, मार्केटिंग का प्रबंध करना, रिसर्च करना। तो ये सारे काम सही तरीके से हो, इसके लिए उसका सही बंटवारा होना बहुत ही आवश्यक है। और यह काम कौन करता है? प्रबंध करता है, ताकि उनका संचालन भी सही समय पर सही तरीके से हो। मैनेजमेंट का चौथा विशेषता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि हमने इस साल का टारगेट अचीव कर लिया तो हम अगले साल और प्रबंध नहीं करेंगे। अगले साल हम फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे ताकि हम हमारा अगला टारगेट भी पूरा कर सके। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक हमारा संगठन चलता रहता है। अगली विशेषता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है। संगठन में बहुत सारे प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं, सबको मिलकर काम करना है और उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी मिलकर काम करना है। तभी हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और सभी मिलकर इसलिए काम करते हैं
ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अगली विशेषता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील मतलब जो हमेशा परिवर्तित होता है। व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा परिवर्तनशील है। इस कारण प्रबंधन भी गतिशील होता है ताकि बदलते वातावरण के साथ व्यवसाय में समायोजन, एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे अनुभूति फील कर सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय अधिक लाभ कमा रहा है तो हम यह कहते हैं कि वह अच्छा प्रबंध कर रहा है, वहां का प्रबंध अच्छा है। अगर लॉस में जा रहा है तो वहां कुशल प्रबंध नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के उद्देश्यों को हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्य, ये वे उद्देश्य हैं जो पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जैसे जीवित रहना, सर्वाइवल। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। इसके लिए प्रबंधन द्वारा विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रह सके। लाभ, प्रॉफिट, व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने के लिए तथा व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है। इसलिए प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय को पर्याप्त लाभ मिलते रहे। विकास, ग्रोथ, हर व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह विकास करे। व्यवसाय देश विदेश में फैले, एक के जगह अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर पाए। तो प्रबंधन द्वारा व्यवसाय के विकास को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। प्रत्येक व्यवसाय समाज में ही काम करता है। प्रबंधन के सामाजिक उद्देश्यों का अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान देने से है। कोई भी व्यवसाय समाज में रहकर ही काम करता है। वो अपने उत्पादनों को समाज के लोगों में ही वितरित करता है। इसलिए समाज में रहते हुए व्यवसाय के द्वारा कुछ सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। कुछ सामाजिक उद्देश्यों का उदाहरण है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, वातावरण को दूषित होने से बचाना। प्रोवाइडिंग बेसिक अम्यूनिटीज लाइक हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज, आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना जैसे घर एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। अगला उद्देश्य है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। किसी भी संस्था में जो भी व्यक्ति काम करने आते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। किसी का उद्देश्य पैसा कमाना तो कोई ओहदा पाने के लिए संगठन से जुड़ा होता है। व्यवसाय अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत हितों की अवहेलना नहीं कर सकता। तो व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ संगठनात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त करना प्रबंधन का उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन द्वारा तय किए गए कुछ उद्देश्यों का उदाहरण है प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, उचित मजदूरी प्रदान करना। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, कार्यक्षेत्र में स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा या पहचान प्रदान करना। बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।